Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3, the ambience and climate needed for assessment and counseling. This is Unit 3 of Block 1, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जैसे कि नाम चैप्टर का खुद ही बता रहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरी है जब हम किसी भी क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं तो किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो आती है, हाउ टू प्रोवाइड सेफ़ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्लाइंट आया है उसको आप सेफ़ फील कराएं, पॉजिटिव फील कराएं। सो ये इफ़ेक्टिव तब होता है जब हम उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट और कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जहां इंडिविजुअल ओपन अप होने लगता है, अपने आप ही खुल के बोलना शुरू कर देता है। तो ये काउंसलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। जब भी कोई क्लाइंट हम काउंसलिंग के लिए आता है तो उसकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, डर होता है, बहुत सारे इनहिबिशंस होते हैं। इनहिबिशंस मतलब खुद को रोकता है बहुत सारी चीज़ें बोलने से। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है। इसके अनसर्टेनिटीज़ मतलब कि जिन चीज़ों के लिए वो श्योर नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या है, उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। कंफ्यूज्ड होता है, उसको नहीं पता होता कि क्या काउंसलिंग में होने क्या वाला है। उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसको गाइड कर सके। काउंसलर का काम होता है कि उसके डर को भगाना, उसको खुद को समझने में और अपनी सिचुएशन को समझने में हेल्प कराना। ये काउंसलिंग में होना चाहिए। जो काउंसलिंग एनवायरनमेंट होता है वो उसको वेलकमिंग फील कराए, क्लाइंट को सेफ फील कराए, और जो भी इंटरेक्शन क्लाइंट और काउंसलर के बीच में होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से क्लाइंट अपने गोल तक पहुंच सके। सो सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये होगा। फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होती है काउंसलिंग स्किल जो किसी भी काउंसलर में चाहिए होती है, वो होती है एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना, not friend kinda or some any opposite sex relationship, but a relationship of support, relationship of positive admirer। उस तरह का रिलेशनशिप हमें रैपोर्ट से बनाना होता है। ये जो रैपोर्ट होता है वो वार्म, फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग कंडीशन क्रिएट करना चाहिए। इसमें जो काउंसलर है उसको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, वार्म होना बहुत ज़रूरी है, और वो हमेशा ट्रस्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जब भी क्लाइंट कुछ बोलना चाहे तो खुल के बोल सके और ट्रस्ट के साथ बोल सके कि हाँ, उसे भरोसा हो कि हम उसकी बात कहीं लीक नहीं करेंगे। तो ये रैपोर्ट की बात होती है और ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो रिलेशनशिप है ये थ्रू आउट काउंसलिंग चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरू में उससे उगलवाने के लिए तो दोस्ती बना ली, उसके बाद एकदम से आप स्ट्रिक्ट हो गए। ये जो रिलेशनशिप होगी रैपोर्ट की, ये पूरे थ्रू आउट काउंसलिंग होना चाहिए। और ये जो रैपोर्ट है ये रिक्वायर करता है कि हम उसको वार्मथ प्रोवाइड करें, उसको ईज़ प्रोवाइड करें, उसके साथ जेन्युइन रहें, उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश करें। इसमें जब हम स्कूल स्टूडेंट के साथ करते हैं डील, तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ फ्रेंडली रहें, उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछताछ करें, उसके क्लास में क्या चलता है, उसके स्टूडेंट्स कैसे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब पूछें। अगर कोई एडल्ट है तो हम उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ सकते हैं। उसके जब कोई नया क्लाइंट आता है तो हमें पता नहीं होता कि उसका नाम क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और जब भी उसे कोई भी क्लाइंट हमारे पास आए तो सबसे पहला हमें उनको ग्रीट करना ज़रूरी है। ग्रीट करना और उनके नाम से उनको एड्रेस करना हर बारी। जब हम उनका नाम लेके उनसे बात करते हैं तो उनको ज़्यादा वो खुद को रिलेट कर पाते हैं हमसे। तो इसीलिए कभी भी हम जब डील करें तो उनके नाम के साथ करें। अगर वो रिफर्ड केस है तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, तो स्ट्रेट अवे हम उनको नाम से बुला सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं।
जब काउंसलिंग चलती है तो वो प्रोग्रेस जब जैसे जैसे होती है तो हम क्लाइंट की ज़रूरतों के लिए बहुत हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स के लिए हमें रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा और जेन्युइन कंसर्न बहुत ज़रूरी है उसके वेलफेयर और इंटरेस्ट को देखते हुए। एक और फैक्टर इम्पॉर्टेंट जो है रैपोर्ट के बाद वो है रेडीनेस ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट कई तरीके के होते हैं। क्लाइंट जो आते हैं दो तरह के मेजरली हम डिवाइड करते हैं। एक वो जो विलिंग क्लाइंट है जो वाकई वॉलंटरीली आया है काउंसलिंग के लिए, और दूसरा वो है जो किसी एजेंसी द्वारा भेजा गया है, जिसको रिफ़र किया गया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं जो अपने वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से आए हैं, वो तो रेडी होते हैं काउंसलिंग के लिए और वो हैप्पीली काउंसलिंग को रिसीव करते हैं और एक्टिवली पार्ट लेते हैं जो भी हम एक्टिविटी उन्हें करवाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इनके साथ कोई भी रैपोर्ट स्टैब्लिश करना बड़ा ईजी होता है और आसानी से हो जाता है। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी के क्लाइंट होते हैं उसमें फिर दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो जो सेकेंड कैटेगरी थी वो थी रिफर्ड क्लाइंट। जो रिफर्ड क्लाइंट होते हैं उनमें दो सब कैटेगरीज होती हैं। एक वो जो चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना और दूसरे वो जिनको करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, दे डोंट वांट काउंसलिंग एट ऑल। तो ये डिफ़िकल्ट केस होता है जब जो विलिंग नहीं होते काउंसलिंग के लिए। सो इस कैटेगरी में सबसे पहले हमें इनके साथ रैपोर्ट स्टैब्लिश करना होता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है बट करना होता है, एंड तब हम जाके उनके प्रॉब्लम्स को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, कमिंग टू नेक्स्ट, इनिशियल काउंसलिंग स्किल्स। इनिशियल काउंसलिंग स्किल्स में रेड टिक लगा हुआ है, दैट मीन्स ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं। सो ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है। इसके 4 सब सेक्शंस हैं इनिशियल काउंसलिंग स्किल। क्या क्या है, क्या क्या स्किल चाहिए होती है काउंसलिंग से पहले? हमें एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आस्किंग क्वेश्चंस, देन एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन। सो इसका अगर मैं कोड लिख लेती हूँ सो दैट मुझे इजी पड़े। AACE, ए से एक्टिव लिसनिंग, ए से आस्किंग क्वेश्चन, सी से कम्युनिकेशन एंड ई से एम्पैथी। सो फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सिर्फ एक सुनना ही नहीं, बैठ के वर्बली नहीं बल्कि नॉन वर्बली भी इंटरेक्ट करना क्लाइंट के साथ। जब वर्बली मतलब आप बात करके उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब आप फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, जेस्चर, टोन ऑफ वॉइस ये सब को भी नोटिस करते हैं और अपने को भी उसी हिसाब से मोल्ड करते हैं। और कितनी देर तक क्लाइंट शांत था, कब कब उसने पॉज लिया, ये सारी चीज़ें नोटिस करना है हमें, सो दैट हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी उसकी परेशानी को समझ सकें। सो ये वाली स्किल्स ये हमारी हैबिट में आ जानी चाहिए और ये धीरे धीरे डेवलप करनी चाहिए, सो दैट जब क्लाइंट देखे कि हम वर्बली या नॉन वर्बली दोनों तरीके से उसको अटेंड कर रहे हैं तो वो सेफ और फील करता है कि उसको अटेंड किया जा रहा है और वो खुल के हमारे सामने अपनी फीलिंग शेयर कर पाएगा। तो ये तो था एक्टिव लिसनिंग, इसको अटेंटिव लिसनिंग के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आस्किंग क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। जो ओपन एंडेड होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जिसको आराम से एलैबोरेट किया जा सकता है। एंड क्लोज एंडेड वो होते हैं जो वन वर्ड के होते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन का कोई स्कोप नहीं होता है। फिर जो क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो वो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे उसको और अपने बारे में बताने में मज़ा आए, और इस तरह के कोई नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। थ्रेटनिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि वो डर जाए कि आगे बोले, उसे ऐसा ना लगे कि भाई उसके साथ CID की इंक्वायरी तो नहीं बैठी हुई है, इस तरह का दिमाग में नहीं आना चाहिए। उससे क्वेश्चंस इस तरह के हों जिसको आंसर करने में उसको मज़ा आए और वो खुल के अपने बारे में खुद बताता रहे। तो ये आस्किंग क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव वे में होने चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करें तो अगेन कम्युनिकेशन जो होता है ये वर्बल नॉन वर्बल कैटेगरी दोनों तरीके से होना चाहिए, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर वगैरह सब नोटिस करते हैं। और काउंसलिंग में जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा मेन आइडिया ये होता है कि हम बातों बातों में उसकी दुनिया को जान पाएँ, हम जान पाएँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो कैसा महसूस करता है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी के बारे में हम बहुत कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बारी 3 मार्कर में आता है। एम्पैथी में आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना अच्छा। सो बहुत जगह जगह पे दिया हुआ है तो आप नोट्स बना सकते हैं सबका कंबाइन करके और इसको कर सकते हैं। एम्पैथी होता है जब हम क्लाइंट की दुनिया को
उसी की नज़रों से समझ सके, ऐसा कि जैसे कि वो चीज़ हमारे साथ हो रही है, लेकिन एज इफ़ डाल के, यानी कि अपना दिमाग पूरी तरह वहाँ नहीं घुसा के ये हम खुद को संभाल पाएँ जब हम उसकी ज़िंदगी में घुसते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके इमोशंस में जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन इट डज़ंट मीन कि हम उसके ही जैसा सोचना शुरू कर दें। हमें रैशनली सोचना होगा, उसका इलाज निकालना होगा। हम एम्पैथी इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसा, उसके स्वभाव के जैसा हम उसको सोल्यूशन निकाल के उसको दे सकें, सो दैट वो अपनी लाइफ में एम्प्लॉय कर सके। तो एम्पैथी का मतलब ये है। ये चीज़ हमें आना चाहिए। आगे कुछ और स्किल्स भी दी हुई हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि हमें फ्रेंडली नेचर हमारा ज़रूरी होना चाहिए, हमें स्माइलिंग की हैबिट होनी चाहिए, और हमेशा हमें क्लाइंट को ईज़ में रखना है और पॉजिटिव क्लाइमेट बना के रखना है, और हमें हमेशा उससे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और उसको ऐसा लगे कि वो वाकई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और उसकी ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको सेल्फ एस्टीम उसका डाउन नहीं होना चाहिए, उसको लो सेल्फ वर्थ की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सेफ़ और पॉजिटिव क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे कई लोग आते जा रहे हैं, गुजर रहे हैं इधर उधर से, वो नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रैपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसको जज कर रहे हैं। और ना ही आपको जज करना है उसको, आपको सिर्फ पॉजिटिव रिगार्ड देना है क्लाइंट को और उसको सेफ फील कराना है। काउंसलिंग सेटिंग, ये अनदर दूसरा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा, ये मेरे में भी आया था। काउंसलिंग सेटिंग में फिजिकल सेटिंग की बात करें तो प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। कमरा बंद नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं से वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट का भी और एयर का भी। और लाइटिंग प्रॉपर होना, लाइट बहुत ब्राइट नहीं होनी चाहिए, लाइट बहुत वार्म होनी चाहिए जिसमें वो बैठ के कंफर्टेबल फील करे। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वहाँ पे जो फर्नीचर है वो कंफर्टेबल फर्नीचर होना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पे क्लटर्स ना हो। एमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ यानी पानी की फैसिलिटी और वॉशरूम की फैसिलिटीज़, ये क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो बेसिक नीड्स होती हैं वो वहाँ ज़रूर होनी चाहिए। क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट मतलब शोरगुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट अपने बारे में बता रहा है और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और कि प्राइवेसी में इंट्रूजन नहीं होना चाहिए कि कमरे में आप बैठे हैं पूछ रहे हैं और बीच से आपका असिस्टेंट आके वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, उसको ये इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है कि उसकी चीज़ आप तक ही रहेगी और कहीं बाहर लीक नहीं होगी, और जब भी जो भी इंटरेक्शन हो वो बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे डिस्क्लोजर का कोई चांस ना हो। ये चीज़ें आपको इंश्योर करनी होंगी काउंसलिंग की सक्सेस के लिए, तभी उसको ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर और वो काउंसलिंग कराएगा। ये यहाँ पे इन्होंने एक केस स्टडी दी है जो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। नाउ कमिंग टू माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। कई तरह के क्लाइंट हमारे पास आते हैं और जब वो आते हैं तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, बहुत चीज़ें अपने दिमाग में रख के लाते हैं काउंसलिंग के बारे में। और कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको डिक्टेट करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये हम एक बार काउंसलर के पास पहुंच गए तो अब यही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। 5 तरह का माइंडसेट इन्होंने दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है एन इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट, दूसरा है एन इनवॉलंटरी स्केप्टिकल क्लाइंट, थर्ड है क्लाइंट इज एडोलेसेंट और ए चाइल्ड, देन फोर्थ है अनकमिटेड क्लाइंट, एंड फिफ्थ है डिमांडिंग क्लाइंट। ये 5 तरह के क्लाइंट होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट है, वो अनस्टेबल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच लगानी चाहिए, और उसके साथ रैपोर्ट स्टैब्लिश करना है, ट्रस्ट स्टैब्लिश करना है, और इंश्योर करना है कि क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे, उसको सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है हमें। और जो
जो भी क्लाइंट की डिफ़िकल्टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जिस सिचुएशन में इमोशनली अनस्टेबल है तो बहुत बार ऐसा होगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसके इमोशंस को वो डील नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो काउंसलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें आएगा सेल्फ डिस्क्लोजर। हम अपनी कोई कहानी सुना के उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, और उसके जो गोल्स हैं उसको हम सेट कर सकते हैं। उसको समझाएंगे कि जो भी वो करेगा उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको एनकरेज करेंगे कि वो एक्शन ले और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, और उसको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराएंगे और पॉजिटिविटी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे हम उसके साथ। सेकंड, जो इनवॉलंटरी क्लाइंट आता है, स्केप्टिकल मतलब हमेशा शक करने वाला क्लाइंट आता है, वो जनरली ऐसा क्लाइंट है जिसको फोर्स किया गया है काउंसलिंग के लिए। तो ऐसे क्लाइंट बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं डील करने के लिए, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि उसको हर बात पे शक होगा, हर प्रोसेस पे शक होगा, और उसको हमें हमेशा एक्नॉलेज करना होगा कि भाई चेंज की ज़रूरत है, और उसको ऐसा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा कि उसको चेंज की ज़रूरत है, ये हमें उसको महसूस कराना होगा। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजीज़ जो इसमें लगेंगी वो है कि हमें एक तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, उसके क्या राइट है और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो हमें बताना होगा, और उसके ऐसा करने से क्या आउटकम आएंगे वो हमें बताना होगा। तो सोल्यूशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ होगी इस काउंसलिंग में। जब कोई इस तरह का इनवॉलंटरी क्लाइंट आता है, हमें उसको बोलना होगा कि ये हमारे एम है, हम इसकी तरफ काम करेंगे। और सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और नीड फॉर चेंज, ये दोनों चीज़ें उसको समझानी होंगी। थर्ड तरीके का क्लाइंट होता है एडोलेसेंट और चाइल्ड। अगर इस तरह के आते हैं तो इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन गैप की, क्योंकि एज गैप भी होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है और हम बड़े होते हैं। तो पहली काउंसलिंग में सबसे मेन गोल ये होता है कि हम उसमें ट्रस्ट स्टैब्लिश करें, मस्ती से, मजाक से, कुछ एक्टिविटी करके, गेम्स करके। सो इसमें जो अप्रोचेज आएंगी वो कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी, सेल्फ डिस्क्लोजर होगा, रोल प्लेइंग होगी। जो काउंसलर होगा वो चाइल्ड के लेवल तक जाएगा, उसके साथ एम्पैथाइज करेगा, उसका ट्रस्ट जीतेगा और उसको चैलेंज करेगा। और उसके कुछ रेफरल केसेस भी आते हैं जिसमें जो क्लाइंट होता है वो काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं होता, उसका बड़ा ही रिसेंटमेंट एटीट्यूड होता है। तो जब काउंसलिंग सेटअप होता है तो बच्चों के लिए जब हम काउंसलिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट बच्चों जैसा ही होना चाहिए, इंटरेस्टिंग हो, एंड वहाँ पे टॉयज़ हो, उसकी बुक्स हो, कुछ प्लेइंग मटेरियल हो, और ये दिमाग में रखना है हमें कि उस बच्चे के मन की बात हम जान सके। तो हमें पजल गेम रखने हैं, बोर्ड गेम्स रखने हैं, कलर्स उस तरह के हों जो बच्चे के लिए सुटेबल होते हैं, एम्बियंस इस तरह का होना चाहिए, एनवायरनमेंट चिल्ड्रन जैसा ही होना चाहिए, सो दैट बच्चे और काउंसलर के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए और वो अपने बारे में बताना शुरू करे। नेक्स्ट तरह का क्लाइंट होता है वो होता है अनकमिटेड, मतलब उसमें कमिटमेंट है ही नहीं, वो कुछ भी चैलेंज लेना ही नहीं चाहता, प्रॉब्लम को चैलेंजिंग लेता ही नहीं है वो, और कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, वो ऐसे ही जैसी भी कंडीशन है उसी में जीना चाहता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, तो वाइफ ने धक्के मार के भेजा है हस्बैंड को कि भाई काउंसलिंग करा के आओ जाओ, तब इस तरह के क्लाइंट की हम बात कर रहे हैं जिसको खुद को कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि किसी ने बोला है इसीलिए वो आया है। तो इसमें फ्रेमिंग एंड रीफ्रेमिंग टैक्टिक्स यूज़ हम कर सकते हैं, रीमॉडल कर सकते हैं किस तरीके से रिलेशनशिप है उसको वो शिफ्टिंग कर सकते हैं, कि कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं कि वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को देखना शुरू करे, और हम गोल क्रिएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो रीस्ट्रक्चर करे पूरी जो रिलेशनशिप है उसको, और नेसेसरी स्टेप्स ले सके सो दैट चेंज मिले, और अपने रिवार्ड्स कलेक्ट करे, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो सके। नेक्स्ट तरीके का जो क्लाइंट होते हैं वो हैं फिफ्थ टाइप के डिमांडिंग क्लाइंट्स। ये सोचते हैं कि जो काउंसलर है भाई वही सारी प्रॉब्लम के आंसर बताएगा, उसको कुछ नहीं करना होगा, काउंसलर ही पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा, करंट सिचुएशन को बिल्कुल इमीडिएटली चेंज कर देगा और जादू कर देगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनकी काउंसलर के साथ, और जो क्लाइंट है वो एक्सपेक्ट करता है कि यही सजेशन देगा काउंसलर और यही सॉल्व कर देगा पूरी प्रॉब्लम। और जो भी हमें ये समझाना ज़रूरी है क्लाइंट को कि कोई भी चेंज आएगा और उसका
जो भी आउटपुट होगा उसके लिए क्लाइंट खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और काउंसलर जो है वो हेल्प करेगा और प्रोवाइड कराएगा अप्रोप्रिएट गाइडेंस, जब क्लाइंट को हेल्प करेगा कि वो सिचुएशंस को समझे और उस पर काम करे और खुद के डिसीजंस ले। नेक्स्ट टॉपिक है प्री काउंसलिंग इंटरव्यू। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, ये एग्जाम में आ चुका है और आता है। काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, जिसे इनटेक कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है काउंसलिंग, जो प्रॉपर जिसे कहते हैं, जो काउंसलिंग हो रही होती है। और थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग रिलेशनशिप। जो प्री काउंसलिंग इंटरव्यू होता है, इससे पहले आता है सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम फर्स्ट जो ये प्री काउंसलिंग इंटरव्यू है, इससे भी पहले का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल काउंसलिंग इंटरव्यू, इसमें हम कुछ आइटम्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि क्लाइंट का नेम क्या है, एड्रेस, एज, एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री, उसका रेफरल कहाँ से आया, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। इसके बाद ये आता है प्री काउंसलिंग इंटरव्यू। ये काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच का होता है, जहाँ पे क्लाइंट जब आता है तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस लेके आता है। उसको नहीं पता होता कि वो क्या होने वाला है उसके साथ, और उसको ये भी नहीं पता होता कि काउंसलिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमें उसको समझाना है कि काउंसलिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या उसके जो कन्फ्यूजन्स, इनसिक्योरिटीज़ है, वो सब हमें दूर करनी है क्लाइंट की। और फिर एक उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें हमें उससे डिस्कस करनी है। ये काउंसलिंग प्रोसेस। फिर काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है कि कमिटमेंट क्लाइंट का बहुत ज़रूरी है और काउंसलर का भी बहुत ज़रूरी है। जो क्लाइंट है उसको समझाया जाएगा कि क्या पूरा सिस्टम क्या होता है, कितना फीस होती है, क्या ड्यूरेशन होता है, कितने सेशंस लगेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका, और कैसे इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें प्री काउंसलिंग इंटरव्यू के टाइम पे समझाई जाएगी। और रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट और काउंसलर की क्या होगी, ये सब बताया जाएगा। प्रिलिमिनरी असेसमेंट मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। फिर जब असेसमेंट प्रोसेस होता है तो ये अनेबल करता है काउंसलर को इवैल्यूएट करने के लिए असेसमेंट की वो जो क्लाइंट की नीड्स क्या हैं, वो किस तरह की हेल्प हमसे चाहता है, अप्रोप्रिएट असेसमेंट किस टूल्स क्या क्या यूज़ करेंगे हम, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। पॉजिटिव काउंसलिंग एनवायरनमेंट हमें इस्टेब्लिश करना होगा क्लाइंट के साथ, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होगी, और सो दैट हम नेसेसरी साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकें। अब साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब प्री असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट के टाइम पे हमें असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करने हैं, इसकी हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जो काउंसलर है उसको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बहुत फेयर होगा उसकी प्रॉब्लम के साथ, और इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने से पहले काउंसलर को क्लियर करना पड़ेगा कि हमें क्या पता करना है, कौन कौन से इंडिपेंडेंट टेस्ट हैं और उनके टेस्ट मैनुअल्स कौन कौन से हैं, उनको पढ़ना होगा, सो दैट हम असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकें। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो भी हम टेस्ट इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी बार भी आप उस क्लाइंट के ऊपर टेस्ट अप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इस तरह के टेस्ट जो रिलायबल रिजल्ट देते हैं, मतलब हर बारी सेम ही रिजल्ट देते हैं, चाहे आप कितनी बार भी टेस्ट कर लें, तो वो रिलायबल टूल्स माने जाते हैं। तो उनकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट हम चेक कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वैलिडिटी होता है कि क्या जिस प्रॉब्लम के लिए हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो उसी प्रॉब्लम को टेस्ट करता है कि नहीं। अगर वो सेम प्रॉब्लम को टेस्ट करता है तो यानी वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। तो वैलिड होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट मेजर करता हो, और दूसरा उसका कितना अच्छे से वो करता है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक तो इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ मेज़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा कितना अच्छे से कर रहा है। ये 2 चीज़ें वैलिडिटी के अंदर आती हैं। वैलिडिटी ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है इंस्ट्रूमेंट की, ये कैसे हम इंस्ट्रूमेंट को रिलेट करते हैं वो होती है।
फिर टेस्ट मैनुअल बहुत ज़रूरी है। जो मैनुअल है उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि हमें ये टेस्ट किस तरह से यूज़ करना है और कितनी देर तक करना है, उसका स्केल क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगी, स्कोरिंग क्या होगी, एडमिनिस्टर कैसे करना है। तो वो टेस्ट मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्कोरिंग से लेके इंटरप्रिटेशन। अब ये होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, उस टेस्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, पूरा किट कैसे यूज़ कर रहे हैं। स्कोरिंग का मतलब होता है जब टेस्ट हो गया तो उसमें आप स्कोर कैसे लगा रहे हैं, 3 में से 5 वो नंबरिंग जो लिखी होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जब टोटल स्कोर हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उस स्कोर के बेसिस पे हम फिर मैनुअल में चेक करते हैं कि इतने स्कोर के बेसिस पे ये बंदे का कौन सा क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट में होता है कि 120 से ऊपर है तो वो अबव एवरेज माना जाता है। तो IQ का अगर आंसर 120 से ऊपर आए तो इस तरह के हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो ये सब मैनुअल में लिखा हुआ होता है। ये टेस्ट मैनुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हमें उसी में सारी चीज़ें लिखी होती है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टेस्ट फेयरनेस, ये सब उसमें दिया होता है। अब असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट को एडमिनिस्टर कैसे करना है सो दैट किस एनवायरनमेंट में करना है, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, क्लाइंट किस सिचुएशन में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी हमें रिज़ल्ट प्रॉपर मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो असेसमेंट से पहले चाहिए होती है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है पहले, असेसमेंट के पहले क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया है कि टूल होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, टेस्ट मैनुअल होना चाहिए और असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, दिस वाज यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 1 ग्रुप B MPCE 022. So I hope you enjoyed this video, and do not forget to like my video and comment below the videos, and please share my videos to rest of the students so that they get more information about the subject, and do subscribe and do not forget to press the notification bell. Thanks for watching. Take care. Bye bye.